गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपिक क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। हमने पहले बताया था आपको कि किसी राष्ट्र के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति क्या होता है? एक ऐसी फीलिंग कि हम कुछ भी करने को रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग। और जब बात अपने भारत की है तो फिर है ना, ये अपना देश है। इसके पहले हम पढ़ रहे थे एग्जाम्पल के जरिए नेशनलिज्म का। एंड होप नेशनलिज्म की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत डीप उसमें हम लोगों ने डिस्कशन की। नेशनलिज्म क्या है, नेशन फीलिंग क्या है, आइगरनी क्या है, नेशनल इमेज क्या है, पिक्चर्स का कितना अच्छा रोल है ना, आर्ट का, लिटरेचर का कितना अच्छा रोल है लोगों को कनेक्ट करने में, नेशन थ्योरी कैसे बनती है, एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और हमने कहा था कि पूरी दुनिया में नेशनलिज्म शब्द को सबसे पहले वहां इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जब भी आप नेशनलिज्म कहीं पढ़ेंगे तो उसको अपने थ्योरी में हमेशा रखिएगा। तो इसको यहां भी रखना है, थोड़ा सोचने की टेक्निक अलग हो जाएगी। नेशनलिज्म की और वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट। वर्ल्ड वॉर हम लोगों ने पढ़ा है, गांधी जी की थॉट को पढ़ना है, गांधी जी का रिटर्न कितना बड़ा। क्योंकि देखो हमारा जो नेशनलिज्म का फेस है ना, वो मॉडरेट्स का रहता है 1869 से लेके 1915 तक। जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की तो वो आता है 1915 से लेके 1940। हम यहां तक की बात इस चैप्टर में करेंगे, बहुत डीप है, याद रख लेना। इस चैप्टर में आज हम कोशिश करेंगे कि आपको 1905 से लेके 1922 तक की सभी चीजों को बता सके, लगभग आधा। चलें तो फिर ठीक है, डेट वाइज चीजों को रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। इसके बाद सत्याग्रह, फिर खिलाफत इशू और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलें आगे। यहां ये लिख लीजिए 1947। दो टाइम फ्रेम है, आगे चल रहे हैं। देखो नेशनलिज्म, डिजायर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल टू शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज टू फॉर्म अ इंडिपेंडेंट कंट्री, फीलिंग ऑफ लव, प्राइड फॉर योर ओन कंट्री। डेवलप अगर कॉन्सेप्ट हो रहा है तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए हो रहा है, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनियल राज के खिलाफ थे। क्लियर है यहां तक? भाई हमने बताया था ना कि एक साथ होना है, राष्ट्र के प्रति लड़ना है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। तो क्यों? तो रीजन था कि हम ब्रिटिश राज के। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी यूज क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद बदल दिया गया इस शब्द को। 1858 से क्या करने लगे? वायसराय आने लग गए और ईस्ट इंडिया कंपनी बदल गया ब्रिटिश राज के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें किसकी हुकूमत से आजादी चाहिए थी? ब्रिटिश राज से। क्लियर है? नेशनलिज्म मेक यूनिटी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटी। अब ये नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म के अंदर सब कुछ एक कॉमन आइडेंटिटी पे लाया जाता है जिसपे सभी तैयार हों। समझ गए कि नहीं समझ गए? मॉडर्न स्टेट इमर्ज्ड आउट ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स एंड मॉडर्न स्टेट्स डिफर होते हैं। नो वन मेन क्राइटेरिया है विच इज आइडेंटिफाई ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। नेशन स्टेट में पीपल जो होते हैं शेयर करते हैं आइडेंटिटी को, लैंग्वेज को, कल्चर को और कस्टम को विद द मोनार्की टू स्टैब्लिश अ नेशन। ठीक है, अपने राजा के साथ ये सभी चीज शेयर करेंगे ताकि एक अच्छे राष्ट्र का, ठीक है, रन बाय द पीपल। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो ये डेवलप्ड वर्जन है विद द बेटर सेंट्रलाइज्ड डोमिनेशन ऑफ द नेशन एंड अथॉरिटी। यहां पर एक ही चीज है, थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है उसका डिसीजन ज्यादा सार्वभौमिक है या ज्यादा व्याप्त है या ज्यादा एक्सेप्टेबल है। बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि नेशन स्टेट के अंदर में कॉमन आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, कास्ट, ब्ला ब्ला, जो भी डिफरेंसेस होते हैं। बट जैसे ही हम मॉडर्न स्टेट की बात करेंगे तो वहां पर चीजें सेंट्रलाइज्ड आएंगी। समझ में आया? यही तो मतलब, यही आपको एक्सेप्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल एक राष्ट्र बन गया तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को वंदे मातरम पसंद भी आता होगा। इसी भारत में ऐसे लोग होंगे जिनको वंदे मातरम पसंद नहीं, लेकिन पसंद तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कानून है, जेल जाओगे। क्योंकि मेजोरिटी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है तो तुमको इसको विरोध करने की। एक बार हमने मान लिया कि ये राष्ट्र से रिलेटेड है तो उस बात का विरोध करने का अधिकार किसी को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
तो ये चीजें क्या है? सेंट्रलाइज है। जैसे दूसरा, तुम राज्य के हो गए मुख्यमंत्री, लेकिन लिखा गया हमारे आर्टिकल नंबर 1 के अंदर, आर्टिकल 4 लैंग्वेज पॉलिसी स्टेट डिवीजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके से किसी राज्य को, किसी देश के व्यक्ति को नागरिकता देने का अधिकार नहीं है। नागरिक सिर्फ और सिर्फ तुम भारत के होगे, तुम इस राज्य के निवासी हो सकते हो, तो इसको तोड़ राज्य नहीं सकते। समझ गए कि नहीं? आगे चले। नेशन स्टेट मॉडल स्टेट के बीच में अगर हम देखें तो फर्स्ट इमर्ज्ड सबसे पहले कहां हुआ? फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, ये भी साथ में इसके अंदर देखना है। यानी मोटा मोटी हमें नेशनलिज्म की थ्योरी देखनी है, नेशनलिज्म की इंपॉर्टेंस देखनी है, पब्लिक और सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का बनना देखना है। उन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस हवन कुंड में, इस समर कुंड में, इस युद्ध में, इस बड़े जो लक्ष्य है, किस तरीके से लोगों ने साधा और क्या क्या मदद की, कैसे कैसे किसका योगदान रहा। एक बात याद रखना, को बड़ छोट कहत अपराध हो, यह मत सोच लेना कि गांधी जी ने आजादी दिलवा दी या सिर्फ भगत सिंह ने दिलवा दी या XYZ किसी एक ने दिलवा दी। सबका योगदान बराबर था, सभी समान थे। अगर कोई कहे कि सिर्फ चरखे से आजादी आई, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बिना चरखे की आई, ऐसा भी नहीं है। कैसे? आगे वाली स्लाइड पे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा क्या था? डिफेंस का एक्सपेंस। देखो कैसे था इंपैक्ट, बहुत कॉमन समझना। जितना खर्चा हुआ अंग्रेजों ने किसके ऊपर डाल दिया? इन्फ्लेशन जो है, महंगाई का हमारे ऊपर आया, फोर्स रिक्रूटमेंट आया और नए टैक्सेस यहां इंट्रोड्यूस किए गए। बट एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू बोर्ड में, इस साल भी पूछ दिया गया था, याद रखना कि इनकम टैक्स ड्यूटी सब इंट्रोड्यूस किए गए, बट इन विच मूवमेंट, ड्यूरिंग इन विच मूवमेंट द इनकम टैक्स वाज इंप्लीमेंटेड? तो नॉन कॉपरेशन के समय में नहीं किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में किया गया था। इस समय विरोध हुआ लाने का, पर इस समय लगाया संपूर्ण रूप से नहीं गया था। समझ में आया? बिजनेस पे टैक्स, अलग अलग तरीके का टैक्स, पैसा कमाने का नया बुद्धि लगाया सब। समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी इसमें किसी को? ओके। फेमाइन का मतलब अकाल पड़ना, क्रॉप फेल हो गया। अब देखो, क्रॉप फेल होने का पीछे कारण क्या है? युद्ध करोगे तो उसका केमिकल ये सब चीज भी आ रहा, नेचुरल भी चीजें आएगी, और खेती करने के लिए पुरुषों की कमी थी, है ना, तो ये भी कारण है। दूसरा, महामारी। सेंसस के अनुसार, यानी जनगणना के अनुसार 12 से 13 मिलियन पीपल क्यों हो गए? मर गए, अकाल से या फिर महामारी से। कोई परेशानी? कोई परेशानी? अच्छा। पीपल थॉट दैट थिंग्स वुड गेट बेटर आफ्टर द वॉर, बट नथिंग हैपेंड, थिंग्स रिमेन्ड एज दे वर एंड केप्ट गेटिंग वर्स। जब आप, ये इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, महंगाई, चीजें क्या होती हैं? कम हो जाती है और मांग बढ़ जाता है। जैसे खेती खराब हो गई तो क्या खाना खाने वाले लोगों का पेट भी कम हो गया? नहीं, उतने लोगों के मरने से थोड़ी कुछ होना है, जनसंख्या और भी थी, है ना। और लोग जो अलग अलग काम में थे, मान लो साल, 1.5 साल, 4 साल लड़ाई चली ना वर्ल्ड वॉर, और 4 साल कोई काम कर रहा था, वो काम छूट गया, तो उसके घर की स्थिति क्या होगी? मार्केट का क्या होगा? सोसाइटी का क्या होगा? सोचो जरा। ऊपर से 12-13 मिलियन लोग मरे अलग, इसमें अगर 1 मिलियन लोग भी अपने घर के ओनली 1 मेंबर ऑफ द अर्निंग होंगे तो उनके घर का हालत क्या होगा? तो ऐसे में लोगों को लग रहा था कि लड़ाइयां, क्योंकि अंग्रेजों ने बताया था, अंग्रेज लड़ाई खत्म होगी तो सिचुएशन क्या होगा? हुआ ऐसा, और भी वर्स्ट हो गया। अब गांधी जी के बारे में सोचिएगा। देखिए, गांधी जी एक बैरिस्टर थे, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। इनके पहले ही वो रेडिकल्स ग्रुप बना दिए गए थे जो हिंदू मुस्लिम का काम चालू कर चुके थे। अफ्रीका से इन्होंने अपनी बैरिस्ट्री का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, तो इनके राजनीतिक गुरु रहे गोपाल कृष्ण गोखले और विनोबा भावे ने कहा, इतना बड़ा काम तुम वहां करो, इंडिया में यह चीज अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? गांधी जी कब भारत वापस आए? ठीक है, गांधी जी से आने से पहले 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो चुका था। मसलन यहां लिख लीजिए, बंगाल का पार्टीशन कब हो गया था? और अगर आपने पढ़ा हो तो बंगाल पार्टीशन का मेन जो मोटिव था वो यही था, हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करना। यानी गांधी जी के आने से पहले ये हो चुका था ना हिंदू मुस्लिम? बोलिए। अच्छा लो, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बना दी गई थी आगा खान के द्वारा। किसके द्वारा? 1906 में ये बना दी गई। बेटा पीडीएफ में जाएगा, पीडीएफ पे जाएगा ये, ठीक है। अभी भी गांधी जी आए थे,
नहीं आए थे। गांधी जी ने अपने 3 विपन रखे। पहला नॉन वॉयलेंस, क्या रखा? नॉन वॉयलेंस। यार गड़बड़ हो जा रहा है। नॉन वॉयलेंस, दूसरा सत्याग्रह, है ना, और नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी ने एक केस स्टडी की और एक किताब निकाला। उस किताब का क्या नाम रखा? हिंद स्वराज। हिंद एनसीईआरटी में लिखा है, यानी भारत की आजादी। स्वराज का मतलब क्या हुआ? सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। उसमें उन्होंने बताया कि हमें गुलाम इसलिए नहीं है कि हमें किसी जंजीरों में बांधा गया है, बल्कि हम गुलाम बने रहना चाहते हैं, इसलिए हम गुलाम हैं। इसका मतलब पुरानी आजादी की लड़ाइयों से, स्ट्रगल से पढ़कर उन्होंने एक चीज क्लियर किया कि वी आर कोऑपरेटिंग। वाई? बिकॉज 10% लोग अगर युद्ध कर रहे हैं, मसलन 100 लोग अगर क्रांतिकारी हैं, तो 100 लोगों के गुना 10 कर दो, 1000 लोग उनको मरवाने के लिए हमारे यहां ही सैनिक बनकर अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। अब कंपेयर करते हैं, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए पहले तो रिसोर्स चाहिए, यानी जनता, ट्रेंड आर्मी चाहिए, तीसरा राइफल, बंदूक, ये सब। हिंसक होने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो चूंकि हम कोऑपरेट करके गुलाम हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहला विपन क्लियर है। दूसरा वहीं से निकल कर आया, नॉन वायलेंस, क्योंकि वायलेंस करके हम नहीं जीत सकते थे। इट वॉज ऑब्वियस क्लियर कि वायलेंस करके हम जीत। गांधी जी का यह सोचना 100% सही था। क्यों सही था? क्योंकि इसके पहले कई हिंसक घटनाएं की गई। उम्मीद होता था कि 1000 लोग आएंगे इस युद्ध में, पता लगता था 500 आए, 400 आए, उसमें 400, 300, 80% अनट्रेंड होते थे हमारे खिलाफ। हमारे ही ट्रेंड लोगों को लगाया जाता था, हमारे सोसाइटी से लोग। अब देखो, ऐसे समझो कि यहां गर्ल्स और बॉयज बैठी हुई हैं, मैंने गर्ल्स को अपनी तरफ बना लिया, दुर्गा शक्ति वाहिनी ग्रुप बना लिए, एकदम जबरदस्त युद्ध होगा। पता लगा बॉयज मेरे खिलाफ चले गए, संख्या इनकी ज्यादा है, ये मुझे अच्छे से जान रहे हैं, ये भी लड़के हैं, मैं भी लड़का हूं, है ना। अब युद्ध जब होगा, तुम ट्रेंड नहीं हो, ये ट्रेंड है युद्ध करने में, लड़ाई लगाने में। बात समझ में आ रहा है? हमसे ज्यादा ये बाहर हमारे ही लोगों को, टीचरों का ग्रुप तैयार करा देंगे, बाहर निकलिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम ये युद्ध हार जाएंगे लड़ने से पहले, या आपको खो सकते हैं। और बेसिकली क्या होता था कि मैं तो यहां लीडरशिप में तैयार भी हो रहा हूं, इसके पहले, गांधी जी के आने से पहले, इतना बड़ा मास लीडरशिप कोई नहीं था कि कोई एक व्यक्ति चले और उसके साथ। तुम सोचो 1919 में जब इन्होंने, और या 1917 में जब सबसे पहले इन्होंने नॉन कॉपरेशन यात्रा की बात बिहार में जाकर करी, चाहे चंपारण के लोगों से जाकर मिला, चाहे अहमदाबाद में जाकर मिले, चाहे खेड़ा में जाकर मिले, उस समय अगर 100 आदमी भी किसी के साथ था तो ये कितनी बड़ी बात थी कि देश के नाम पे किसी एक ऐसे आदमी जो कुछ साल पहले भारत आया, उसके साथ लोग खड़े हैं। आज भी देश के नाम पे तुम 100 लोगों को जोड़ के दिखाओ, पार्टी के नाम पे जुड़ जाएंगे। अरे पार्टी दोनों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है चाहे खाने पीने वाला पार्टी, देश के नाम पे जोड़ के दिखाओ। धर्म के नाम पे जुड़ जाएंगे, देश के नाम पे जोड़ के दिखाओ। आज भी लोग नहीं मिलते, मजाक तो नहीं कह रहा मैं। उस स्कूल में, जिस स्कूल में पूरी तरीके से, या किसी इंस्टीट्यूट में पूरी तरीके से पैट्रियोटिक सॉन्ग हो रहा है, वहां पर लोग नहीं मिलेंगे। जहां डांस हो रहा है वहां भीड़ दिखेगी, हाँ कि ना? कितने नेशनलिस्ट हैं हम। और सोचो 100 साल पहले जिस व्यक्ति ने नेशनलिज्म के नाम पर, जबकि किसी को नेशनलिज्म का मालूम भी नहीं था, एबीसीडी जोड़ा था, वो कितनी बड़ी आइडेंटिटी रही होगी। भूल जाओ सब अच्छे बुरे के बारे में, लेकिन देश के नाम पे किसी व्यक्ति ने किसी को जोड़ा था आज के 100 साल पहले। और ना सिर्फ जोड़ा था, बल्कि उनकी परेशानियों को बिना लाठी चलाए सॉल्व किया था। सामने 150 साल तक शासन करने वाली सरकार को झुकाया था, और यहां से शो किया कि देयर इज अ ओनली वे ऑफ नॉन वायलेंस एंड सर्च फॉर द ट्रूथ, दैट इज। And what was the search for truth? Search for the truth was to get away each and every citizen of the country what is independence. आजादी, गांधी जी का कहना था, स्वराज और आजादी का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। मैं एक टीचर हूं, मेरे लिए आजादी का मतलब कुछ और हो सकता है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए अलग हो सकता है। मसलन लड़की है, इसके लिए कुछ अलग हो सकता है। लड़कियों में भी शहर की लड़कियों के लिए आजादी कुछ अलग है, गांव की लड़कियों के लिए कुछ, गलत तो नहीं बोल रहा, बुजुर्ग महिला के लिए अलग है और मिडिल एज की महिला के लिए अलग है, आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, कॉलोनियल लोगों के लिए अलग है, लेबर के लिए अलग है। गांधी जी ने कहा जिसको जिस तरीके से स्वराज और इंडिपेंडेंस समझ आता है, उसको उसी बिहाफ पे जोड़ो, तभी वो लंबे रेस का घोड़ा बनेगा, और तभी वो इस युद्ध में। और एक एक व्यक्ति को समाज के जोड़ना है। जब तक सभी लोग जुड़ ना जाएं, जब तक सभी लोग समझ ना जाएं कि आजादी क्या है, तब तक हमें किसी तरीके का आंदोलन और युद्ध। बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी?
ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, और कितनी प्योर थी आप इसको सोचो। किसी को उन्होंने ये क्यों मना किया हथियार नहीं चलाना है? क्योंकि आप हथियार चलाओगे, कई कानून बने आपको अंदर बंद कर देने के लिए, पर ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि आप कुछ मत करो और बैठकर अनशन में बैठ जाओ कि हम मर जाएंगे मेरी बात नहीं मानोगे तो। मनेंगे इंटरनेशनल अथॉरिटी को जवाब देना, क्यों बैठ मर गए? हम यहीं बैठेंगे, हम पानी पी के रहेंगे 10 दिन तक, जल पिएंगे, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, बीमार होंगे, लायबिलिटी तुम्हारी, अस्पताल ले जाओगे ना, बढ़ेगा खर्चा। हम आंदोलन कर रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं पर्चा लेके, तुम जेल में डालोगे? डालो, कितने लोगों को डालोगे? एक दिन में 1-1.5 लाख 4 लाख लोग निकलो रोड पे, देखे कितना बड़ा जेल है इनका, है ना? तभी ना आया था डायलॉग कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्यों? भरो ना जेल, कितनी बड़ी जेल रखे हो? तुम्हारी तादाद 10,000 लोगों की, हम 1.5 लाख रोड पे आए, भरो। और 1.5 लाख लोगों को अगर रोटी भी दोगे तो एक दिन में, एक टाइम में 3 लाख रोटी बनानी पड़ेगी, इंप्लॉयमेंट भी हमारे लोगों को मिलेगा। देखो लॉजिक। अंग्रेज तो बना के रोटी देंगे नहीं, रोटी बनवाओगे ना जी कि मरवा दोगे जेल में? और 1.5 लाख लोगों को कटवाओगे तो इंटरनेशनल लोगों को क्या बोलोगे कि 1.5 लाख लोगों को जो कि शांतिपूर्ण से घूम रहे थे कटवा दिए? मारो, थॉट देखो उस बंदे की, मारो। कितने को मारोगे? किस एक्ट में जेल में बंद करोगे? और वहीं से उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी आए, जब CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया स्वराज पार्टी, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी, कि हम पॉलिटिकली जाके अंदर भी बैठेंगे, जब ऐसे कोई कानून ये बनाएंगे तो बात करेंगे कैसे कानून बना रहे हैं हमारे लोगों के लिए, क्या लोग मांग भी ना रखें? इसका मतलब आप गुलाम ही बना रहे हैं ना, बुरी तरीके वाली, इंसानियत खत्म हो गई है। आप मांग रखने भी नहीं दे रहे भाई, गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, जेल जलोगे, मालूम है हमको, फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो। पर मैं बैठ के कह रहा हूं कि हमारी मांगी पूरी करो, तो तुम क्यों फांसी दोगे मुझे? देश के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं हमारी ये मांग पूरी करो, तुम कैसे? तो पॉलिटिकली भी अपने आप को स्टैब्लिश करो, इसी सरकार के पैरेलल खड़ा करो ऑर्गेनाइजेशन, और तब हम आजादी की कूच करेंगे। तभी 1942 में गांधी जी ने कहा था कि वहां पर जो मैंने बार बार बोला है कि एकदम अंतिम प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कहा इस सुसज्जित, सुव्यवस्थित और अनुशासनपूर्ण सरकार को भारत छोड़ के जाना होगा, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। उन्होंने कहा कि हम अपना एक डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं कि देश छोड़ के जाएंगे लेकिन हमारा छत्र छाया रहेगा, भागो अपना छत्र लेके, छाया लेके भागो यहां से, अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। जितने भी कॉलोनियल लोग थे अंग्रेज के गुलाम, उनके झंडे का प्रतीक आज भी इंग्लैंड से मिलता है, देख लेना। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के कई लॉ अंग्रेजों से मिलते हैं, पर हम लोगों ने ना झंडा अपनाया ना कुछ अपनाया, कुछ भी नहीं अपनाया अंग्रेजों का। ये जो लोग कहते हैं ना 100 साल की लीज मिली है, 90 साल की लीज मिली, उनको पूछना कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े। हमने अनकंडीशनल लिया है, सभी लोगों में गर्व होना चाहिए। भारत एक ऐसा इंडिपेंडेंट लेने वाला देश है जिसने अंग्रेजों से अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस ली है, कोई कंडीशन नहीं। डोमिनियन मांगे होते तो 32-34 में ही हम लोगों को मिल गया होता। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। मजा आ रहा है? अब इंटरेस्ट लग रहा है चैप्टर में, क्योंकि अपने भारत के बारे में है। और ऐसे नहीं कहते ना सदियां गुजर जाती हैं, गोड से एक दिन में बन सकते हो, गांधी बनने में उम्र बीत जाएगी। समझ में आया? एक आदमी की वेल सेटल लाइफ थी, इंटरनेशनल लेवल पे लोग लाखों उस समय देने को तैयार थे एक हियरिंग के लिए, वो बंदा सब कुछ छोड़कर धोती पहन के भारत घूम रहा था। ठीक है, तो कुछ तो थी आइडेंटिटी। ऐसे नहीं, आज भी भारत की पहचान इनसे है, ऐसे नहीं, है ना? आगे चलें, बोलिए। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बोली, मास एजिएशन, भीड़ में प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि भीड़ की प्रतिक्रिया पे सब डरते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ मत करो, बस यहां से हो करते हुए निकलो 600 बच्चे एक साथ एक दिन मेरे से, पूरी जिले की फोर्स आ जाएगी मेरे पीछे, करवा क्या रहा है मास्टर? कुछ नहीं, अंत में जाकर जय हिंद जय भारत करके चले आएंगे, पूरा अखबार में छप जाएगा। और अगले दिन अगर हम लोग कोई बाइट देंगे ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट सुनेगा। क्यों? 600 बच्चा लेके निकल जाएगा मास्टर, पागल है, भीड़ हो जाएगी ना। और ऐसे लोगों को निकल रहा है लेके जिसका कानून में कोई केस ही नहीं बनने वाला है। और चलो तुम लोग बड़े भी होते तो किए क्या है, हम रैली निकाले हैं, काम खत्म, कोई कानून ही नहीं रैली रोकने का, तुम्हारे परमिशन नहीं लेना था, परमिशन बच्चों के लिए नहीं होता है, प्रभात फेरी निकाले थे हम देश के लिए, काम खत्म हो गया। समझ रहे हो? मास एजिएशन, भीड़ दिखा दो खाली कि हम करा क्या सकते हैं। और भीड़ कैसे बनेगी? हर एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना चालू करो। ऐसा नहीं खड़ा हो गए और बोले कि हम कुछ बोल दिए हम तुम्हारे लिए, ना ना, गांधी जी खड़े हुए लोगों के साथ, उन्होंने जानने की कोशिश की कौन किस तकलीफ में है, चलो हम जाएंगे। ये नहीं कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। वो तो बाद में लोगों ने कहा कि देखो वहां जा रहे हैं, गांधी जी को कुछ नहीं हुआ, कोई झापड़ नहीं मार, आसान था गांधी को मारना, क्या मार दोगे? उनके पहले 100 लोग खड़े थे मरने को, मजाक है? अरे आज हम आपके सामने टीचर हैं और बिना रीजन कोई आपके सामने मार देगा, किस बात के स्टूडेंट हो तुम? कोई मार देगा?
तो तुम सोचो एक टीचर, उनके सामने हम कुछ नहीं है, कोई नहीं मार सकता ऐसे, इतनी प्रोडक्शन में हम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे भाई हो, सब हमारे प्रोडक्शन में, उनके लिए पूरा देश था, कैसे मार दोगे? मारने वाला काम कोई करेंगे तब ना मार दोगे। अंत में मारी, देखो अंग्रेज नहीं मारे, अपने लोग मार दिए उनको। और गट्स चाहिए, जिसने 3 कोशिश की थी मारने की, अंतिम कोशिश में मारा है। पहली 2 कोशिश में जिस व्यक्ति ने मारा ना, उसे जाके उसी के बैरक जेल में कहे ना कि प्रधानमंत्री को बोलो कि हमको उसी जेल में रहना है, जिस जेल के बैरक में, जिस कोठरी में रहता है नाथुराम। सोचो, तुमको मालूम है कि 2 कोशिश कर चुका है, तुमको जब मिलेगा वो मारेगा, कसम खाया है, हम उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। उन्होंने जाकर वहां कहा था कि जो तुम थ्योरी कह रहे हो, सो कॉल्ड थ्योरी कह रहे हो, समझे? तो वो थ्योरी, कोई परेशानी? गांधी जी की थोड़ी सी मेरे को बतानी थी और आगे और भी बताएंगे इनके बारे में। अब देखिए, ये 3 चीजें यहां से ली गई हैं। सबसे पहले गांधी जी ने सारी थ्योरी को क्रिएट किया नेशन वाइड अपनी इस 3 आइडियोलॉजी के लिए। 3 चीजों का चुनाव किया। पहला, बिहार का चंपारण। चंपारण में क्या था? इंडिगो की खेती हो रही थी। किसकी हो रही थी बेटा? ये नील कहा जाता है शुद्ध रूप में। इससे जमीन बंजर होती है और लोगों को मजदूरी और ये कहो बंधुआ मजदूर जबरन बनाया जा रहा था। बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, है ना। गांधी जी यहां गए, आपको मालूम है यहां के, आज भी चले जाना, पूछ मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन के बाहर अंग्रेज का लिखा वो पत्थर है जिसमें शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ था। गांधी जी कहते हैं हम गोली के लिए तैयार हैं, पर वो किसान जिनके साथ उन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने कहा था बापू आप इस जगह को छोड़कर चले जाएं, आप जीवित रहेंगे तो आंदोलन जिंदा रहेगा। और आपके गए एक एक शब्द में सब मोहनदास है। यहां पर आपने जो जिंदा करके दिया है ना, वो हम पूरा करके देंगे। और यहां गांधी जी ने डिस्ट्रिक्ट छोड़ा, वहां अंग्रेजों ने इंडिगो की खेती पे जो जबरन कानून और टैक्स लगा रखा था, सिस्टम लगा रखा था, उसको वापस ले लिया, बिना लाठी चलाए। आज भी अंग्रेजों का वो आदेश पत्र वहां पड़ा हुआ है, जाकर पढ़ लीजिए। 1970। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाइए खेड़ा में। खेड़ा और अहमदाबाद, ये दोनों ही कहां थे? गुजरात में। और कहां हुआ था? 1918 में। गांधी जी ने यहां पर दोनों को अलग, देखो वहां पर सीधे लेबरर को जोड़ा, यहां पर मिल वर्कर थे। कहां पे? अहमदाबाद में। ठीक है, 2 महीने आगे पीछे हुआ है ये, एक ही साल में। खेड़ा में ऐसा था कि लोगों के ऊपर जबरन लगान लिया जाता था। एक मसलन एग्जांपल समझो कि जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अब अनुराग जी का और प्रखर का, दोनों का जमीन पता कर लिया कि कल हमको क्या करना है, ठेपा लगवा लेना है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये लगान इतना ज्यादा बढ़ रहा था धीरे धीरे, लैंड एक्साइज टैक्स वाला, कि ना भर पाने की स्थिति में उनका लगान इक्वल टू लैंड वैल्यू हो जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे जबरन, और सरकार अपने कामों के लिए लगता था कि हमको फैक्ट्री लगाना, जबरन लेती थी बिना किसी कानून का। यहां पर उनको एक व्यक्ति मिले, सरदार वल्लभ भाई, याद रहेगा? वहां पर उनका नाम सिर्फ पटेल था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहां क्यों मिली? वहां से उन्होंने कहा रात को गायब कर दो इस दोनों को। क्या करो? प्रखर अनुराग मिलेगा तब ना अंगूठा लगेगा। समझे? हर दिन में 4-5 लोगों के साथ होता था, पहले पता लगा लिए। उन्हीं के थोड़ी जासूस हो सकते हैं, हमारे भी तो हो सकते हैं उनके अंदर। ठीक है, कल इसको गायब, कल उसको गायब, ऐसे पूरा गांव गायब। जो मिनिमम टैक्स था वो भी नहीं पहुंच रहा था, तो टैक्साल डिपार्टमेंट वाला क्या कर रहा है? पैसा। अरे सर वो तो गायब कर दे रहा है। कौन गायब कर रहा है? पता नहीं कौन आया, वहां से मिल ही नहीं रहा है। तो जो जेन्युइन टैक्स है वो तो चाहिए। सिस्टम गड़बड़ हो गया ना जी उनका, समझ नहीं रहे हो? जिसको रोज खाने की आदत होगी, एक दिन एक समाज में एक टाइम में भूखा रख दोगे ना, उसका हालत खराब हो जाएगा। बोला जो क्या चाहते हैं? बोले जो जनरल टैक्स है ना, बवाल है उन लोगों का, बैठे हैं सब, महिलाएं मिल रही हैं, महिलाओं पर टैक्स लगेगा ही नहीं, महिलाओं को लैंड का अधिकार था ही नहीं, तुम लोगों ने दिया ही नहीं था, महिलाएं मिल रही है, मारो। पुरुष मिले नहीं, कहां है पता नहीं, अंग्रेज गायब कर दिए हैं। अंग्रेजों ने नहीं गायब किया था, अंग्रेजों को तो अच्छे से मालूम, हम क्यों गायब करेंगे? हम तो खुद उससे पैसा लेने वाले हैं। जिसको जिससे पैसा लेना है वो क्यों गायब करेगा किसी को? अंतोगत्वा अपने मांग को वापस रखना पड़ा। और यहां सबसे बड़ी भूमिका निभाई पटेल साहब ने, एक लीडर की, इसलिए उनको वहां से सरदार शब्द की उपाधि दी गई। और क्या हो गए? सरदार वल्लभ भाई। देखो यहां ग्रामीणों से कनेक्ट किया उन्होंने, कनेक्ट किया। अब ये जो बॉन्ड है टूटेगा क्या गांधी से? किसी का नहीं टूटेगा। 2 जगह से। तीसरा, उन्होंने अहमदाबाद मिल वर्कर के पास गए, 8 घंटे की जगह 16 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी की बीवी मर रही है, किसी का बच्चा मर रहा है, ना छुट्टी मिल रही है, ना मेडिकल मिल रही है, कोई फैसिलिटी नहीं। केमिकल बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन में। जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा बंद करो काम।
सबने कहा है हाँ एकदम बंद करो, एक भी मिल नहीं चलना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे अंग्रेजों का, सब बंद, भूखे मरो मत जाओ, रोज मरने से अच्छा मरो, और कोई लाठी भी पड़ेगी हिलना मत, वहां बैठे रहे। जब 10 दिन बीता ना वापस आ जाओ, मांगे सब। तो यहां से उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स के साथ कनेक्ट किया। अब देखो फैक्ट्री वर्कर्स, लैंडलेस लेबरर्स और लैंड वाले फार्मर्स, 3 लोग इनके कपोट में आए कि नहीं। एक मास हुजूम आ गया, गांधी गांधी, हल्के में ले रहा था सब अंग्रेज, हे तेरी चश्मा पहन के आया जी, पगला गया वकील, कोर्ट में जाना चाहिए, इन लोगों के पास घूम के कर आया कि मारो मत, सत्याग्रह करो। और सही में एलन का वहां पर रिपोर्ट कहता था व्हाट द हेल इट इज, इट्स नॉन सत्याग्रह, वरना नॉन सत्याग्रह समझाएगा वो तुमको, समझो मत करो, है ना। तो नॉन सत्याग्रह क्या है, व्हाट द नेम ऑफ द पर्सन, मिस्टर गांधी। अब एम के गांधी बताएगा मिस्टर गांधी वो क्या है तुमको। अब भीड़ जो चली तो अंग्रेजों ने, अब यहां पर जो लोग थे वो बहुत फूलने लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो यही होता है लोगों के अंदर प्रॉब्लम, एक लीडर बनता है तो नीचे बिना पूछे कई को लीडर बनने लगते हैं। लोगों ने यहां पर, अंग्रेजों ने अप्रोच किया गांधी जी को मांडवाली के लिए, बोले आजादी दो, वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, आजादी दो। अब उन लोगों की हालत समझ रहे हो, उधर पैसा जा रहा है युद्ध में, इधर टैक्स कम हो रहा है, अच्छा टाइम था एकदम, पैसा इनकमिंग कम, आउटगोइंग कंटिन्यू। यहां पकड़ छूट रही है क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर्स कहां थे, युद्ध में लगे थे, समझ रहे हो। बिजनेस उनकी ठप थी क्योंकि वहां कोई देखने वाला था नहीं, और जो बना हुआ टैक्स सिस्टम था वो गांधी तोड़ रहा है। तो उनकी हालत सोच रहे हो, पैसे के लिए तो आए थे, उनको थोड़ी हमारी मिट्टी से प्रेम था। तो गांधी जी से कहा सबकी, सुनिए ना, फोर्स रिक्रूटमेंट में आप हमारी मदद करिए। इनको उपाधि दी गई सर्जेंट की, जो कहा जाता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की। गांधी जी के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हम देश को आजाद करेंगे, बदले में आप हमारे देशों लास्ट लड़ाई में मदद करिए। भारत, ये सबसे बड़ी बेवकूफी रही विश्वास करना उन लोगों से, लेकिन बेचारे सच्चे दिल का आदमी एक आध दो बार धोखा तो खाएगा ही ना। मुसलमान भाइयों ने सपोर्ट किया पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, और उनको क्या मिला, ऑटोमन एम्पायर को टुकड़े टुकड़े, जो तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। और हमें मिला 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग। हिंदुओं को मिला जलियांवाला बाग अंग्रेजों की तरफ से, और मुस्लिमों को मिला खिलाफत वाला। यह गिफ्ट दिया इन अंग्रेजों ने गांधी जी के कारण, और यहीं से गांधी जी बहुत द्रवित थे। उसी समय लोगों ने कहा यह सत्याग्रह, ये नॉन वायलेंस, आप कह रहे हैं लाठी मत उठाइए, वो जिंदा गोली चलवा रहा है। और यहां से गांधी जी के साथ कई लोग टूट गए। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, इन लोगों ने एक कमेटी बनाई, नाम रखा स्वराज पार्टी, और कहा कि हम यहां से सीधे पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन करेंगे। कई लोग, मसलन बरदोली सभा, गरम दल और HRA के नाम से कई लोग भी जो है ग्रुप बनाने लग गए। पर देखो, सीखो, यहां भी गांधी की हार नहीं थी। अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रहा था, अरब ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है देश के नाम पे। यह भी गांधी की जीत थी, गांधी की हार नहीं थी। क्या 1915-16 से पहले ऐसी कोई ग्रुप बनी थी? नहीं बनी थी। एक दो छिट्टे पुट्टे कहीं लोग लड़ते थे, पर कोई सभा नहीं थी, कोई एक नेशन वाइड आइडेंटिटी नहीं थी कि अगर HRA में तुमको जुड़ना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी में तो यहां जाओ। हर देश के कोने में तुमको HRA के मेंबर मिलते थे, हर देश के कोने में स्वराज पार्टी के लोग मिलते थे, हर देश के कोने में बरदोली और लोग मिलते थे। वहीं कांग्रेस, इनको गांधी जी ने अपने साथ जोड़ा, और गांधी जी ने कहा दिस इज द राइट टाइम टू लॉन्च। 1920 दिसंबर में उन्होंने कहा नॉन कोऑपरेशन करेंगे, अंग्रेजों को बताएंगे कि भीड़ क्या होती है। समझे? कौन तैयार हो गया? कांग्रेस। कौन तैयार हो गया? और जनवरी 1921 में गांधी जी ने अपना रॉकेट छोड़ दिया। क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कहा किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से सरकार को 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। दुकानें बंद करो, शराब की दुकान पे मत जाओ, बड़े बड़े पियक्कड़ हो, मर जाओ, किडनी फेल हो जाए, मत पियो। न कपड़ा पहनो विदेशी, एकदम धोती पे आओ चरखा वाले पे मेरी तरह, एकदम न कपड़ा पहनो न अंग्रेजी चीज, कैसे भी सरकारी काम छोड़ो, कोर्ट छोड़ो, सब छोड़ो। समझाओ इन लोगों को नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है। बहुत तगड़ा चल रहा था। एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो डेटा देखिए, कि 102 मिलियन से 55 मिलियन के पास ये लोग पहुंच गए मात्र 8-9 महीने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। शायद 1 साल चल गया होता तो हैप्पी बर्थडे हो गया होता, लेकिन इसी बीच हम लोगों ने संयम खो दिया। 2 चीजें हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेल होने का। देखो स्टोरी में बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए, बाकी स्लाइड चलाते रहूंगा फिर। समझ में आ रहा है? 2 चीजें हुई हम लोगों के साथ। गलती क्या हुई? पहली गलती यह हो गई
कि गांधी जी ने सोचा था कि भारत के अंदर जो इनोवेटर्स हैं, जो पैसे वाले बिजनेसमैन हैं, एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने में हमारी मदद करेंगे। उन लोगों ने हाथ उस तरीके से नहीं बढ़ाए अंग्रेजों के डर में आकर। दूसरा, जो इन लोगों ने स्वदेशी स्वराज वाली सिस्टम निकाली मेड इन इंडिया का, वो बहुत कॉस्टली था, हर एक आम इंसान उसको अफोर्ड, बात समझ में आ रहा है। तीसरा, स्कूल बच्चे रोज कमाने वाले लोगों के लिए, रोज गड्ढा खोदकर पानी पीने वाले लोगों के लिए कोई भी ऑप्शन क्रिएट, तो ऐसे भी इस मूवमेंट को फेल होना था, गांधी जी को मालूम था। इसी बीच तमतमाए क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने पकड़ा और अंग्रेजों ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर पूछा, और पूछताछ में जब उसने जवाब नहीं दिया तो गोली मार दिया। क्रांतिकारियों का दल, गरम दल, भड़क के एकदम आग। उन्होंने क्या किया, पुलिस चौकी के अंदर जितने भी सैनिक मौजूद थे गोरखपुर में, सबको जिंदा जला दिया। अब अंग्रेजों को राइट टाइम मिल गया पूरे नॉन कोऑपरेशन वालों को जेल भेजने के लिए, कि अब कांग्रेस और नॉन कोऑपरेशन के जितने लोग हैं पकड़ो और एग्जीक्यूट करो, फॉर द सेक ऑफ जलियांवाला बाग की तरह एकदम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, जिंदा पुलिस चौकी जला दी है। अब गांधी जी के पास राइट टाइम था, क्योंकि उनको मालूम था कि नॉन कोऑपरेशन तो अब पक्का फेल होगा, पैरेलल इकोनॉमी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और अब जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा उस अपराध में जो उन्होंने किया ही नहीं है, और बाद में हमारा नॉन कोऑपरेशन क्या हो जाएगा, फेल। अगर मैं इसको आज वापस ले लूं तो फिर लॉन्च कर सकता हूं, लेकिन अगर ये आइडियोलॉजी एक बार फेल हो गई तो फिर वापस, बात समझ रहे हो। गांधी जी ने खड़ा होकर स्टेज पे कहा, जिसके लोग बदनाम करते हैं, गांधी जी ने कहा, क्योंकि ये नरसंहार हमने नहीं किया पर भारत के ही किसी व्यक्ति ने किया है, इससे मैं बहुत द्रवित हूं। हम नॉन कोऑपरेशन और अहिंसा के पुजारी और उपासक हैं, ये हिंसा हम भारतीयों में से किसी ने की है, इसीलिए मैं अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले रहा हूं। कब? समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी हो रही है? समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया है? खेड़ा सत्याग्रह क्लियर हो गया? अहमदाबाद वाला क्लियर हो गया? रॉलेट एक्ट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, रॉलेट व्यक्ति के नाम, इसमें क्या था ना, इसको मार्शल लॉ भी कहते हैं, इसको ब्लैक कानून भी कहते हैं। इसमें सीधा समझना, नो अपील, नो वकील और नो दलील, वो फेमस कोटेशन है। क्यों? एक ऐसा एक्ट था जिसके अंदर अगर 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा है और पकड़े गए तो उनको 2 साल की जेल में भेज दी जाएगी। वस्तुतः होता क्या है कि कोई जेल में पकड़ा जाता है तो 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि 2 साल तक हम पुलिस ले ही नहीं जाएगी। अब सोचो, अंग्रेज के पास तुम 2 साल तक रहोगे तो 2 साल बाद तोता की तरह जो चाहेगा वही बोलोगे, पता नहीं क्या करेगा 2 साल तुम्हारे साथ वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इस एक्ट के अंदर कहा गया कि ना तो कोई अपील करने का मौका मिलेगा, ना तुम वकील ले सकते हो, ना तुम्हारी कोई बात सुनी जाएगी 2 साल बाद। 2 साल में तो बेचारा इंसान को इंसान ही नहीं रहने देंगे सब। समझ रहे हो ना? क्या ही कर देंगे जेल के अंदर, जब खुलेआम तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार हो रहा है तो जेल के अंदर जब तुम कैदी रहोगे तो क्या ही किया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि यह अमानवीय है। अब इसका विरोध करने के लिए लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पर 7 अप्रैल 1919 को कुछ लोग थे जो भीड़ में जुटे थे। बाद में पता चला कि उनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। क्या नाम था? समझ में आया? इन 2 लोगों को, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, इस आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे नॉन कोऑपरेशन के। देखो उन लोगों का दिमाग, शतरंज जीतना है ना, मंत्री और राजा को मारो, सैनिक तो गेम खत्म हो जाएगा अपने आप। क्योंकि भीड़ को ले जाने के लिए जेल में जगह नहीं थी, नेता को तो थी ना, उठा के बंद कर दिया। अब इनके वजह से पूरा वहां का मॉब कमजोर पड़ गया। मॉब क्या हो गया? पूरा कमजोर पड़ गया। 13 अप्रैल 1919 जिस दिन हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उस देखो ये रैली वैली के बारे में पढ़ना, पंजाब में सिचुएशन डिजीज के लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिशर्स को लोकल लीडर्स पिक करना था, अमृतसर में उन्हें किया। महात्मा गांधी को बेड कर दिया दिल्ली से जाने से। 10 अप्रैल के दिन पुलिस ने अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन करने से रोक दिया, लोगों को प्रोवोक किया, है ना। और मार्शल लॉ के अंतर्गत जनरल डायर को कमांड किया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब पावर सीधे आर्मी के किसी चीफ के हाथ में दे दी जाती है, मौलिक अधिकार आपके कुछ होते नहीं है। इस जलियांवाला बाग के अंतर्गत 13 अप्रैल 1919 को लोग
बैसाखी के दिन, बैसाखी का दिन होता हुआ आप लोगों को मालूम है ना, उस दिन कुछ लोग तो बस मेला में आए थे, कुछ मतलब ही नहीं था उनको, और कुछ लोग उसी मेले में सोचे थे कि इस आंदोलन के बारे में बात करेंगे। किसी ने जाके अंग्रेज को बताया, जनरल डायर का दुकान खड़ा, हुजूर इंडिया नहीं बताया होगा, आपके आदेश के बाद भी देख रहे हैं इंडियन सब मेला घूम रहा है, समझे कि नहीं। जनरल डायर 11:48 में पहुंचता है और 12:28 में वहां से रिटर्न हो जाता है। सिर्फ 9 मिनट 13 सेकंड में हजारों लोगों को लाश में बदल देता है। ऐसा दुनिया में नहीं हुआ था, इतना खतरनाक काम उसने किया। रूहें तक कांप जाएंगी। आज भी तुम जलियांवाला बाग की दीवारें अगर देख लोगे तो गोलियों के निशान, लोग कितने कैसे मरे कोई क्या ही बताएगा, है ना। उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचे थे, कौन, क्या नाम था, हिंदी में लिखूंगा इनका नाम, जाकर गोली मारे लंदन में, लंदन में गोली मारे जाके, सोच लो, ये सोचे बगैर कि वहां पकड़े, कुछ नहीं मारूंगे, उसके बाद जो मेरा होगा होगा। दिस इज द थॉट ऑफ नेशनलिज्म। इससे बड़ा एग्जांपल क्या मिलेगा नेशनलिज्म का। हंसी आ रही है ना, प्राउड वाला हंसी है ये। बच गया वो बच्चा, सोच लो। और उस दिन से आंखों में अंगारा लिया था, एक दिन बदला लूंगा, और लेकर रहा, मारा उसको जाके भाई लंदन में। सोच लो, गुलाम देश से एक व्यक्ति जाता है और दूसरी जगह जाके मार के आता है। चले आगे, कोई परेशानी। जनरल डायर की ये कहानी हमने बताई दी आप लोगों को। स्ट्राइक क्लासेस वॉयलेंस, गांधी जी ने अपने इस मूवमेंट को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। क्लियर है। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया समथिंग इन लार्ज स्केल, वी नीड टू हिंदू प्लस, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो रहा था और अनटचेबिलिटी भी हो रही थी, ये भी उन्होंने देखा था, तगड़ा तरीके का अनटचेबिलिटी होता था। अब जैसे जनरल कम्युनिटी बड़े वाले लोग जाते थे, अगर कोई एससी साथ में है तो टच हो गया, ये हो गया, गांधी जी कहाँ भेज, अरे यार क्या मतलब, सोचो अभी मरेगा ना तो खून की जरूरत पड़ेगी तो नहीं देखेगा कौन क्या है, पर उस समय इतना थॉट डेवलप नहीं थे। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि वहां काउंसल करें उन लोगों को। आप कहते कि सर गांधी जी क्यों नहीं समझा रहे थे अनटचेबल, ना ना, मूर्ख को थोड़ी समझाओगे। उन लोगों की मति इस लेवल पर डेवलप हो चुकी है कि अगर तुम कहोगे तो जो साथ चल रहा है वो भी भाग जाएगा। गांधी जी ने इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, खुद जाकर बस्तियों में रहे, श्रमिकों के, पिछड़ों लोगों के, SC ST के, हरिजनों के, और वहां जाकर उन्होंने नाम दिया हरिजन। क्या नाम दिया, हरि मतलब गॉड और जन मतलब पब्लिक या पीपल, जो भगवान का लोग है उसको हरिजन कहते हैं। और यहां से बहुत लोग मोटिवेट हुए अनटचेबिलिटी के खिलाफ। समझ में आया। दूसरा, मुस्लिम लोगों को सपोर्ट के लिए खिलाफत कमेटी उस समय एक जगह जुटी थी। कहां, जगह का नाम था दिल्ली में। और बताओ किसी को याद आ रहा है, बोलो 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 बोलो, किसी को नहीं याद। फिरोज शाह कोटला मैदान के पास ही जगह है, वहां पर सभी लोग जुटे थे। किस चीज के लिए विरोध कर रहे थे कि मुस्लिमों के खिलाफ, जैसे मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर थे, मैंने बताया था ना, खलीफा, जो खिलाफत को हेड करते थे या टर्किश एम्पायर को हेड करते थे, उनको मारना या उनको हटाना या उनके राज्य को खत्म करना, ये इस्लाम के खिलाफ है। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई थी कि मुसलमान लोगों का ग्रुप में बहुत बड़ा आइडेंटिटी है और बहुत मास है, इनका इतना प्रेशर पड़ेगा कि आज नहीं कल ऑटोमन एम्पायर फिर से वापस, बेशक उतना बड़ा ना मिले लेकिन तुर्की को तो आजाद किया ही जाएगा। ये राइट तरीक है ये मैसेज देने का कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वो गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा हम लोग साथ हैं, और कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ चीजें शेयर की। हुआ यही थी कि 11वें दिन अंग्रेजों को टर्की को वापस देना पड़ा। सब जो वहां पे इंडियन हिंदू के लेवल के मुस्लिम वहां भी तो रहे होंगे, और ये तो मसीहा आदमी है, जो बोला जो कहा हो गया। फिर वहां से 2 लीडर मिले। क्या नाम था, अली ब्रदर्स। क्या नाम था, नाम क्या था, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, लखनऊ में इनके साथ मीटिंग की गई। इन्होंने प्रॉब्लम बताया कि देखो सीधे तौर पर अगर आप नॉन कॉपरेशन में आकर मिलोगे ना तो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमें मालूम है, हिंदू मुस्लिम वाला प्रॉब्लम आएगा। तुम ऐसा करो कि वर्ल्ड वॉर से जो भड़के हुए लोग हैं ना, जो देश में अपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तुम उनको ज्वाइन करो और तुम अपनी एक अलग कमेटी बनाओ। नाम क्या रखो उसका, खिलाफत। क्या नाम रखो, दैट विल बी पैरेलल टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड रनिंग फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देख रहे हो लीडरशिप इनका, कोई ताज मिला, कोई पोस्ट मिला कि अध्यक्ष हैं, पेंशन मिल रहा है, कुछ नहीं हुआ अभी।
लेकिन लेवल देखो काम का, कैसे कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, महिलाओं को, सबको, और जोड़ते जोड़ते अब देखो मुस्लिमों की एकता। पहली बार ऐसा हुआ था भारत में, यह पूरा मैंने बताया। सो खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड हुई, मुस्लिम लोगों ने कमिटी बनाई 1919 में, मोहम्मद अली और शौकत अली इसको एड्रेस कर रहे थे, यूनाइटेड मास का, और महात्मा गांधी ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। क्लियर है? ये मैंने आपको पहले बता दिया है। क्लियर है? कलकत्ता सेशन कांग्रेस का 1920 सितंबर में डिसीजन, 19 दिसंबर में फाइनल हुए थे, कन्विंस किया, और 19 मैंने अभी जो बोला आप लोगों को, जनवरी 1921 पहली बार क्या लॉन्च हुआ? नॉन कोऑपरेशन। विड्रॉ कब हो गया? विड्रॉ हो गया 1920। किस कारण से? एक तो सबसे बड़ा इमीडिएट रीजन अगर तुमसे पूछेगा तो इमीडिएट रीजन क्या हो जाएगा? चौरी चौरा। पहले चौरी फिर चौरा, पहले लेडीज तब जेंट्स, याद रखना, ठीक है? क्लियर है? और बाकी बहुत सारे कारण है, पर इमीडिएट कारण को हम लोगों ने यहां पर देखा। कोई परेशानी है? वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने जो मैंने बताया हिंदू स्वराज के अंदर लिखा है, अब ये पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को। कोई परेशानी नहीं है ना? हाँ, नागपुर सेशन के बाद अडॉप्ट किया था कांग्रेस ने। पहले सितंबर में बात रखी गई, मैंने भी बोला ना, सितंबर में बात रखी गई, पर नागपुर सेशन जब दिसंबर में हुआ तब गांधी जी की बातों को कांग्रेस ने माना कि हाँ, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर है? सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन टर्म स्वराज मींट और डिफरेंट टू द डिफरेंट पीपल, पहले बता चुका हूं मैं, याद आया? समाज के हर एक व्यक्ति के लिए अलग होगा। मसलन अवध के लोगों के लिए अपने ही लोगों से आजादी चाहिए थी, क्योंकि हमारे ही जमींदार उन लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे थे और महंगी लगान वसूल रहे थे। तो यहां पर जिस व्यक्ति ने इन लोगों का साथ दिया, उनका क्या नाम था? बाबा रामचंद्र दास। ठीक है? इन्होंने क्या बनाया? औध किसान सभा। क्या नाम बनाया? औध किसान सभा। बाद में जब 200 से ज्यादा जगह पे ये खुला तो इसको लीडरशिप किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? दूसरा क्या किया गया? लोगों से कहा गया अपने टाइटल, अब देखो टाइटल का मतलब उपाधि, जो इज्जत दिया था अंग्रेजों ने, सर की, सैयद की, सर्जेंट की, जो भी बड़ी बड़ी उपाधि, जैसे अवार्ड मिलता है ना, लो अपनी लुट की कमरिया, बहुत ही नाचना चाहो, नहीं चाहिए तुम्हारा अवार्ड लेके भागो। उससे क्या होगा? तुमको एक मेंटली टेंशन होगा, अरे ये सम्मान दिए वापस कर रहा है, नहीं समझ रहे हो? जैसे तुमको कोई ला के किसी दिन मेडल वेडल दिया हो कि तुम क्लास में फर्स्ट हो, स्कूल से खींच भर गया, उठाया लगा अपना मेडल वेडल, तो उसको एक डिप्लोमेटिकली समझ रहे हो कैसा लगेगा? यार तो बेइज्जत कर रहा है हमको, नहीं समझ में आया? वो खुंदक में रहेगा ही, तब तक तुम क्या कहोगे? जाओ तुम्हारा नौकरी नहीं करेंगे, और पुलिस खत्म, आर्मी खत्म, कोर्ट में नहीं जाएंगे, असेंबली में नहीं बैठेंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे, कोई सामान नहीं लेंगे, दुकान नहीं खुलेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। करें तो क्या? कौन सा एक्ट बनाओगे इतनी चीजों को एक बार में जोड़ने के लिए? कौन सा एक्ट बनाओगे? और जब तक तुम एक्ट लाओगे, इंग्लैंड से पास कराओगे, तब तक तुम्हारे वॉर की सिचुएशन और यहां की सिचुएशन में तुम्हारा पूरा बडंपा, और हम इस मास मूवमेंट को लाखों में तब्दील कर चुके होंगे, और तब तक तुम लाखों लोगों को जेल में रखोगे कैसे? एकोमोडेट करने के लिए तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा। हम जानते हैं तुम पैसे के लिए भारत में आए हो, नुकसान होता देखेगा तो तुम भाग जाओगे। जब तुमको ये फील हो जाएगा कि पूरे इंडियन नहीं चाहते हैं, तो तुम वापस, समझ में आया कि नहीं आया? और लास्ट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, एक स्टेज आगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एक स्टेज आगे, सविनय अवज्ञा। सविनय का मतलब हेलमेट पहनना है, मैंने मत ऐसा मत करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा करना मत। गए पुलिस वाला बोला नहीं पहनेंगे, कानून नहीं मानेंगे, बस आपका मारेंगे नहीं, मारोगे मारो, जेल ले चलोगे, चलो जेल भरो आंदोलन, कितना लेके चलोगे, चलो। सविनय अवज्ञा आंदोलन चुना क्या गया? सॉल्ट। कारण महिलाओं को गांधी जी को इसमें जोड़ना था, और नमक ऐसी चीज थी जो गरीब घर से लेके करोड़पति के घर में इस्तेमाल, और इस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। ये ऐसी चीज थी जो कॉमन पीपल से लेके सब अलाइंड है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है? वो तो दीवार क्या देख रही हो? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, देश के बारे में है तो थोड़ा बोल्ड रहना पड़ेगा, है कि नहीं जी? तो एक कॉमन पीपल से लेके करोड़पति तक भी किससे कनेक्ट होता है? सॉल्ट से। और गांधी जी ने इसके लिए क्या किया? डांडी, और डांडी के जरिए कहा कि हम कानून, नमक कानून तोड़ दिया, और कहा नहीं मानते ले चलो जेल। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी यहां तक? इसके बारे में डीप पढ़ेंगे अभी। स्टूडेंट टीचर्स ने जॉब छोड़ दिया, लॉयर ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, इलेक्शन का बायकॉट किया गया। सिर्फ
कुछ प्रोविंस जैसे मद्रास के प्रोविंस में, क्योंकि वहां के प्रोविंस में हम लोग जस्टिस पार्टी वाले ब्राह्मण एक्सेस कर रहे थे, वो थोड़े अपने जैसे होता है ना कि यहां से हमारे लोग जीत रहे हैं तो छोड़ दो, समझ में आया कि नहीं। बाकी सभी लेजिस्लेचर जगह पे जो वोटिंग का थोड़ा बहुत राइट था या फिर चीजें हो रही थी, उसको क्या किया गया, कैंसिल, कि भैया हम इसमें शामिल, जैसे आज के डेट में है ना, हम नेताओं से नाराज हैं, हम वोट कम कर रहे हैं, कम नहीं खत्म कर दो एकदम, एक आदमी ने पूरी इंडिया, देखो डेमोक्रेसी में सुधार आ जाएगी, तुरंत आ जाएगा, समझ लो, क्योंकि पावर आपके वोट से ही मिल रहा है। अब कोई कहता है हम नोटा दबा के चलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, चॉइस तुम्हारे ना करने से कुछ लोग तो कर रहे हैं ना, डिसीजन फिर बदल जाएगी। आगे चले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बाइकआउट करने से मर्चेंट और ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होने लगी। लिक्वर शॉप माने दुकान, पिकेट का मतलब तालाबंदी, फॉरेन क्लॉथ, बॉनफायर आग के हवाले, टेक्सटाइल हैंडलूम, पढ़ रहे हो ना, ब्रिटिश इकोनॉमी, इंडियन व्यूवर्स, खादी और हैंडलूम, क्लियर हो रहा है, ये रिजल्ट है इसका। अब जरा सोच के देखो क्या हालत होगी उन लोगों की, 150 साल से बनाए हैं, एकदम एक पल में खत्म कर रहा है बुढ़वा, है कि नहीं। खादी क्लॉथ बहुत एक्सपेंसिव थी। अब देखो फेल का कारण बता रहा है ना, मैं पहले बताया, ब्रिटिश मिल्क क्लॉथ और पुअर कुड नॉट अफोर्ड इट। दूसरा, अल्टरनेटिव कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो उसको रिप्लेस कर सके, और इमीडिएट कारण आपको मैंने बताया ही, क्या था वो, चौरी, पहले लेडीज, कब, 1900, पहले महिला, हमारा पुरुष प्रधान देश नहीं है, याद रहेगा नहीं से, पेपर में लिख दिया चौरा चौरी, काट दिया तो कह रहा सर चौरा चौरी, तो चौरी चौरा है, सर एआई का फर्क है, नाम बदल गया, पुरुष को महिला, महिला को पुरुष कर दो। याद रखो महिला प्रधान देश है हमारा, पहले महिला तब पुरुष, समझ में आया, क्यों होता है, राधे श्याम सीताराम होता है ना। चले आगे, पीजेंट, अब देखो मूवमेंट में कैसे कैसे चल रहा था, मजदूरों के द्वारा क्या हो रहा था, तालुकदारों और लैंडलॉर्डों के खिलाफ, यानी तालुका और जो जमींदार थे उनके खिलाफ, बताया ना मैंने, कौन सी सभा बनी थी, कौन सी सभा बनी थी, कौन चला रहा था, बाबा रामचंद्र, याद रहेगा, अपने ही लोगों के खिलाफ, ठीक है। चलिए क्लियर है, क्या मांग थी, आसान है यार, रेवेन्यू कम करो, बेगारी खत्म करो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ जॉब रिडिस्ट्रीब्यूट करो, हम लोगों को भी जमीन कुछ दो, और सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव, क्लियर है, जो एकदम ऑप्रेसिव लैंड है उसको सब छोड़ो, जमीन हमें भी कुछ दो, बेगारी खत्म करो, और जो लैंड टैक्स ले रहे हो कम करो, क्लियर है। देखो पूरी वही चीज लिखी हुई है, क्लियर हो गया। इसी के पैरेलल में कुछ चीज चलाई गई, नाई धोबी, बंधक, बॉर्डर एंड वॉशरमैन के लिए, और आस्क्ड नॉट टू गिव सर्विसेज टू द लैंडलॉर्ड, तालुकदार बराटे साहब। अब कैसे वो पीड़ित होंगे, पहले तो हम काम नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन को इन लोगों ने भी अपनाया, क्या किया, अपने जैसे सभी सर्विस देने वाले लोगों को कहा कि जितने ये करोड़पति बन रहे हैं अपने आप को जमींदार, इनके घर ना तो तुम सफाई करने जाओ, ना खाना बनाने जाओ, ना सेविंग करो, कुछ मत करो। देखा होगा अपने गांव में आज भी नाई वगैरह लोग होते हैं ना, आज भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं घर पे बुलवाते हैं सेविंग वेविंग करने के लिए, है ना, तो वो पहले का जमाने का सिस्टम है। तो कहा कि ये काम करना, क्या कर दो, बात समझ में आई कि नहीं आई। बाद में 1920 जून में जब जवाहरलाल नेहरू ने इस मूवमेंट को बहुत बड़ा चीज देखा, तो अवध किसान सभा को उन्होंने इसके साथ आए और 300 से ज्यादा ब्रांचेस एस्टैब्लिश किए गए। इसका वायलेशन क्या है, पीजेंट्स रिवोल्ट स्पीड इन 90 when तालुकदार एंड मर्चेंट होम्स वर अटैक्ड, बाजार वर रूब्ड एंड ग्रेन बोर्ड वर, देख रहे हो हर जगह संयम, इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा है, नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस है, तब देखो ये हाल है। वायलेंस में क्या होता, इतना अच्छा चल रहा था और बाजार की लूट, आग लगाना और जमींदारों को घर डांका डालना, बवाल खत्म। क्यों, क्योंकि गरीबी लग रही होगी, परेशानी लग रही होगी, संयम छूट गया। जब बड़े युद्ध पे निकले हो तो पेट बांध के रखना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे चले। ट्राइबल लोगों का कैसे था, अब यहां से अलूरी सीताराम राजू का नाम याद रखना, अलूरी सीताराम, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको करिश्माई व्यक्ति माना जाता था, कहते थे कि ट्राइबल होने के साथ साथ अगर छू के भी पानी दे देते थे, कुछ किसी को मिला कर देते तो बड़ा फायदा होता था। गांधी जी की सारी बातों को महाशय माने, बोले नॉन वायलेंस नहीं मानेंगे। ट्राइबल लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, उनको उनके ही इलाकों में, अब ऐसा सोचो तुम्हारे घर में कोई आ गया है और तुम्हारे घर में कहे 5 कमरा है, 5 में ताला मार दे, कहे 1 नंबर कमरे में रह सकते हो, 4 में हमारा कब्जा है, कैसा लगेगा। ट्राइबल लोगों के लिए वही घर था,
उनके घर में कहा जाता था कि ये रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये है, ये उनकी लकड़ियां वही नहीं चुन पाते थे, उनके पेड़ वही इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो उनको इससे आजादी चाहिए। देखो आजादी का मतलब बदला है कि नहीं। अब हमारी आजादी या प्लेन वाले लोग की आजादी या फार्मर की आजादी से इनकी आजादी का कितना फर्क है। और कहोगे खेतों के लिए आजादी, तो इनके पास तो है ही नहीं। ये तुम्हारी बात से कैसे कनेक्ट होंगे। गांधी जी की बात यहां सही थी कि नहीं थी। इनको इस बात से आजादी चाहिए थी और इनका लीडर सारा बात माना, बहुत इंस्पायर्ड हुआ गांधी जी से। लेकिन उसने क्या किया, गुरिल्ला मूवमेंट कराया, छापा मार नाइट वाला, लड़ाई करेंगे, हिंसा करेंगे। तो बढ़िया है, भागे लोग, रेलवे सब बंद था, ट्रेन की पकड़ी पटरी पे, कोई जंगल के बाहर पकड़ा, बड़ी बुरी तरीके से मारे गए। तब दिमाग होश में आ गया कि कोई बुजुर्ग जब बोलता है तो उसका सुनना चाहिए, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। इनके बारे में लिखा है, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर, अच्छा, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की वजह से इन लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, जैसे मान के रखो कि चौबे जी हैं, मिश्रा जी हैं, शर्मा जी हैं, यादव जी हैं, देख लिया, 5 लोगों को उठा लिया, इधर से 2-2 दीदी सहेली लोगों को भी उठा लिया। इनको पूछा कहां से, यूपी से हो, जाओ श्रीलंका। श्रीलंका से लाके इनके गांव में किसी को रख दिया। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत क्या कर दिया गया 1859 से कि उनको अलाउड ही नहीं था अपने गार्डन को छोड़, जिस गार्डन, जिस बगीचे, जिस जंगल में जहां भी उनसे काम करवाया जाता था, उसको छोड़कर जाने की आजादी उनको, इवन 2-2 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्शन बनाया हुआ था। उसके पार भी मिलते थे ना तो पास मांगा जाता था, नहीं मिलने पे बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था। अब इनके लिए आजादी का मतलब क्या था, अपने घर कैसे भी पहुंच जाए, कुछ भी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, पर घर नहीं जा पाते थे ये लोग। तो देखो इनके लिए भी आजादी का मतलब डिफरेंट है कि नहीं, बोलो। बोलो। हाँ, ब्रूटली ब्रिटेन, देखो मैंने बोला ना, वापस वही वाली चीज है, रेलवे स्टीमर वाला, ये लोग भी वही काम किए, नॉन वायलेंस करेंगे जो वो कर रहे हैं ट्राइबल वाले। अरे जंगल और बागान आसपास है, हम लोग भी तोड़ के भागते हैं, पकड़े गए, रेलवे सब बंद, कोई ट्रैक पे पकड़ाया, कोई पटरी पे के आसपास पकड़ाया, कोई जंगलों के आसपास पकड़ाया, कोई सड़कों पे पकड़ाया, बहुत तरीके से मारा गया। चले आगे, मूवमेंट इन प्लांटेशन, इसका वही चीज है, डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाए, कारण स्टैंडर्ड वे ऑफ रेलवे, स्टीमर स्ट्राइक, कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली। चले आगे, चौरी चौरा इंसिडेंट, पुलिस वाले 22 जला दिए गए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में सत्याग्रही को जो ट्रेंड किया जा रहा था उसकी इंफॉर्मेशन वो चाहते थे, पर इसकी इंफॉर्मेशन उस क्रांतिकारी ने नहीं दी। तो क्रांतिकारी के मारने के बाद सभी लोगों ने सोचा कि अब जिसने हमारे इस क्रांतिकारी को मारा है उसको हम मारेंगे, और मारने की जगह पर सभी पुलिस वालों को, उसमें इंडियन भी थे, जला दिया गया जिंदा। क्लियर है सभी लोगों को। कांग्रेस और कुछ लीडर ने एग्जॉस्ट हो गए इस मास मूवमेंट से, और वो क्या चाहते थे कि इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल जो होता है प्रदेश वाला, जैसे यूपी का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस, इनमें चुनाव हम करेंगे, और हम क्या करेंगे, अब अपोज करेंगे ब्रिटिशर्स को काउंसिल के अंदर बैठकर। इनको लगा कि हम पॉलिटिकली पावर में आएंगे तो बोल पाएंगे। और किस 2 महानुभाव, मोतीलाल नेहरू मसलन नेहरू जी के पिता CR दास, दोनों लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट की, नाम रखा स्वराज। समझ में आया। बनाने के कुछ ही महीने बाद ये मर गए बेचारे, तो यही लीड करते थे मोतीलाल नेहरू। चले आगे, बोलो। नेहरू जी बहुत भड़के थे अपने पिताजी पे एक समय पे, जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी स्वराज से, कि पॉलिटिकल पावर और एंजॉयमेंट के लिए हम लोग आए हैं आंदोलन में। आप जाके स्वराज पार्टी बना के एक मेंबर बन के बहुत खुश हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उससे कुछ कम नहीं। जब कहा गया था कि वो आएगा कौन, इरविन, पूछा गया 2 चीज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे, बोले ना, सॉल्ट लॉ पे सब पे कुछ बात होगा, नहीं तो तुम भागो यहां से। तो वही हुआ था, इरविन भारत छोड़ो, सॉरी साइमन भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक नारा लगा था ना, लाला लाजपत राय की वहां पर मृत्यु हो गई। चले आगे, अब वो दौर आता है पूरे दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन का, एग्रीकल्चरल चीजें, अब ऑब्वियस सी बात थी, उसमें क्या है था इंडियन के पास, मिल कंप्लीट खत्म हो गए थे, इन लोगों ने ट्रेडिशनली बदल दिया था, हम लोगों ने इनकी मिल को सपोर्ट करने से कम कर दिया था, तो वो कोलैप्स हो ही गया था। चीजें क्या थी हमारे पास, एग्रीकल्चर, और डिमांड ज्यादा, एक्सपोर्ट, फार्मर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। अब अंग्रेजों को क्या था कि अब अच्छा इन लोगों ने ऐसा किया है, रेवेन्यू वापस नहीं लिया, तो रेवेन्यू वापस लेने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने मूवमेंट कॉल ऑफ किया, उन लोगों ने सभी चीजों पे टैक्स बढ़ा दिया अपनी भरपाई करने के लिए। और क्या किया, मेड इन इंडिया चीजें जाएंगी ही नहीं, इतना महंगा कर दो कि जा ही ना पाए। 10 रुपया का आटा है, इसको कहो 40 रुपया टैक्स लेंगे, 50 में बेचेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, बिकेगा ही नहीं, तुम नहीं बेच पाओगे। इतने प्रोसेस बना देंगे, तुम लेके घूमोगे। लो, मछली पालन करने वाला मछली निकालेंगे, एक्सपोर्ट के पास एक्सपोर्ट करेंगे, इतना प्रोसेस बना देगा कि शाम तक मछली सड़ जाएगी ऐसे ही,
काम खत्म, सड़ा हुआ मछली लाया, भागो यहां से। मतलब ऐसे प्रोसेसेस बना दो कि ये इनकी पूरा सिस्टम क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सब भी बेवकूफ थोड़ी थे वो सब बेवकूफ थोड़ी थे, उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना। सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट अवार्ड टाइटल, बाइकआउट ऑफ सर्विन, फिर से वही चीजें हुई, काउंसिल स्कूल, बाइकआउट, रिजाइन, कम्युनिटी। अब किसकी तैयारी चल रही है? कौन सी मूवमेंट की? नहीं, कौन सी मूवमेंट की? बट नॉन कॉपरेशन तो हम कर रहे थे, अब कौन से मूवमेंट की हो रही है? चलिए कुछ क्वेश्चन देख लें। When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? चलिए आगे चले। Which two Muslim brothers supported? Very good. Why did the idea of satyagraha emphasize the power of truth and need to search the truth and physical force was not necessary to fight the? किसी भी युद्ध को जीतने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये गांधी जी ने कहा था और प्रमाणित भी किया था। ये आपका होमवर्क है, इसको करके आएंगे। अगली क्लास में मैं पूछूंगा और तब मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत डीप में बताऊंगा कि कैसे एक कदम आगे हम लोग हिंसक होके हुए बगैर भी हिंसात्मक थे। सोचो, कहना कि हेलमेट नहीं पहनेंगे, कानून है ना हेलमेट पहनना, नहीं पहनेंगे, फिर उसके बाद क्या है ना, इसमें किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, क्यों ये फेल हुआ और क्या आगे हुआ। और उसके बाद कांग्रेस की योग्यता, बरदोली सभा, गरम दल के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, भगत सिंह की फांसी, भगत सिंह की फांसी में गांधी जी का रोल, गांधी जी को लुकआउट नोटिस, गांधी जी को लंदन में पैक करना, गांधी जी का अंग्रेजी शासन के राजा को हड़काना और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, देश की आजादी। ठीक है, अगला लेक्चर है। थैंक यू।